वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो। और मैं डॉक्टर अनुपमा आपका स्वागत करती है। आज का मेरा टॉपिक है एडीएचडी के ऊपर। एडीएचडी क्या है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, उसके वो 9 गोल्डन रूल्स कौन से हैं, किन कारणों से ये होता है, और इसी के साथ साथ इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा। और एक ऐसा टिप जिससे आप भी घर में बैठे बैठे ये अनुमान तो कर सकते हैं कि क्या सच में मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है या वो एक नॉर्मल बेबी है। देखिए, एडीएचडी का मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा एबनॉर्मल है, पर एडीएचडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, खुद भी और अपने आजू बाजू के लोगों को भी करता है। तो अगर आपने इसको टाइम पे ही ठीक कर लिया तो कोई कॉम्प्लिकेशन बाद में नहीं आती है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि एडीएचडी है क्या। एडीएचडी जो है वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैं हाइपर एक्टिविटी पे इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बच्चा बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होता है। इसीलिए इसको 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हाइपर एक्टिव, दूसरा है जो इम्पल्सिव है, वो बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड है इसका अटेंशन का लैक होना। लास्ट जो है वो है कंबाइन। इन तीनों को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो ये मिक्स्ड सिम्टम हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं और जो बहुत कॉमन है। सबसे पहले आप ये जान लें कि हर बच्चा नॉटी होता है, शरारती होता है। आप उससे एक परफेक्ट रूल रेगुलेशन में नहीं चला सकते। बट इस एडीएचडी का जो बच्चा होता है वो उन बच्चों से एक लेवल थोड़ा ऊपर होता है। जैसे जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी वो 9 गोल्डन रूल्स, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से सुने और समझें कि ये करेक्टर आपके बच्चे से मैच कर रहा है या नहीं। सबसे पहला हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव जो है वो नॉर्मल भी होते हैं, बट इनकी क्या क्वालिटी होती है कि वो कभी चैन से एक जगह नहीं बैठते। तो फर्स्ट पॉइंट ही यही है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पेरेंट्स कहते हैं ना कि एक जगह रुकता ही नहीं है, या टीचर्स की कंप्लेन आती है, आपका बच्चा एक जगह बैठ ही नहीं पाता, इसीलिए उसमें हाइपर एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक। सेकंड सिम्टम है, अगर आपने इन केस उसको बिठा भी दिया तो उसकी जो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होती है, माइंड तो आप नहीं देख पाएंगे बट उनके हाथ की, उनके पैर की वो लगातार होती है। हाथ से वो कोई भी चीज़ उठाने लग जाते हैं, उसको छेड़ने लग जाते हैं। पैर से अगर वो बैठे हैं तो चेयर पे, टेबल पे उनका हाथ पांव चलता ही रहता है। वो स्टिल होके एक जगह नहीं बैठ सकते। तीसरा, इसी के साथ साथ आप देखेंगे फिजिकली तो आपने नोटिस कर लिया उनके हाथ और पैरों से, बट मेंटली वो शांत ही नहीं रहते। वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते रहेंगे। वो भी ऐसा नहीं कि एक ही जगह उनका ध्यान लगा है, कभी इधर उधर, मतलब वो कॉन्स्टेंटली हर जगह उनकी मूवमेंट चलती रहती है। वो काम कभी नहीं रहते, कभी नहीं रहेंगे। फोर्थ हमारा आ जाता है, अगर आप उनसे घर में कुछ भी मंगवाते हैं, भले आपका घर छोटा है या बड़ा, वो दौड़ेंगे ही उस चीज़ के लिए। वो कभी चल के उस सामान को ना उस जगह पे रखेंगे, ना वहाँ से वो लेकर आएंगे। उनके में स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहती है। मैं ये नहीं कह रही वो रनर अप होते हैं, बट उनको होता है कि बस जल्दी से उस चीज़ पे पहुँचूँ और कोई अपना नया टास्क शुरू कर दूँ, इसीलिए वो दौड़ते थोड़ा ज़्यादा है। और ये जितने भी सिम्टम है ज़्यादातर हमें बॉयज़ में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि गर्ल्स में नहीं होते, बट अब कंपेयर किया जाए तो बॉयज़ में थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है इनमें फिफ्थ जो है हमारा, वो है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है। जैसे एक मोटर बाइक का मोटर आपने ऑन किया तो ज़ूम करके चल पड़ता है। लगभग आपका बच्चा भी इसी तरीके से होता है कि सुबह उठा नहीं और उसकी शरारतें शुरू। नेक्स्ट जो सिक्स्थ है वो आता है कि अगर आप उस बच्चे से कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वो उसका रिप्लाई बहुत फ्लुएंटली और जल्दी से दे देगा। अब वो सही है या गलत ये आप जज करेंगे, बट वो बहुत जल्दी और एक स्पीड में आंसर देके ख़त्म कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। सेवन्थ आता है हमारा, अब आपने उससे आंसर किया लेकिन कभी कभार वो आपको क्वेश्चन को पूरा सुनता ही नहीं है, वहीं उसको रोक देता है और अपना आंसर करने लग जाता है जो उसको उस टाइम समझ आता है। एट्थ आता है कि इसके साथ साथ अगर आप उनको कभी कुछ समझा रहे हैं, कुछ भी अगर आप उन्हें कहते हैं कि बेटा आपको ये नहीं करना, वो आपको बीच में वही इंटरप्ट करके अपनी कोई क्वेश्चनिंग आपसे करने लग जाते हैं।
बीच में वो पूरी बात नहीं सुनते, हमेशा अपनी बात को आपसे ऊपर रखते हैं। 9th, ये जो ज़्यादातर हमें बड़े बच्चों में देखने को मिलता है कि वो थोड़े हाइपर होने के साथ-साथ उनमें एंगर थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा गुस्सैल होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके माँ का और बाप का जो प्यार है वो डिवाइड हो गया है, या जो मुझे पहले केयर और अटेंशन मिल रही थी, वो मुझे अब नहीं मिल रही है। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन वो अपने छोटा जो भी आता है या आती है, उस पे उतारते हैं और बहुत ज़्यादा लाउड तरीके से उतारते हैं। ये थे 9 रूल्स। अगर इन 9 रूल्स में से आपके 6 या 7 सिम्पटम्स मैच कर रहे हैं, तो माइट बी आपका जो बच्चा है वो एडीएचडी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, या फिर वो एक नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको एंड में वो ज़रूर बताऊँगी। ये थे हमारे हाइपर एक्टिविटी के 9 रूल। अब दूसरा आता है जो मैंने आपको कहा था, लैक ऑफ अटेंशन। इसके भी कुछ 9 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कि लैक ऑफ अटेंशन से ही हमें पता चल रहा है कि वो एक चीज़ पे अपनी अटेंशन रख ही नहीं पाता। तो उसकी कोई अटेंशन नहीं होती किसी भी चीज़ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यही है कि लैक ऑफ अटेंशन, एक जगह वो अपना ध्यान को जो है वो केंद्रित नहीं कर पाता। दूसरा, अगर आप उसको देखेंगे कि वो क्लासरूम में है या कोई एक्टिविटी प्ले वाली है जिसमें ब्रेन का ज़्यादा काम होता है, चेस है, लूडो है, उसमें वो ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाएगा, वो थोड़े टाइम में ही उसको छोड़ के चला जाता है, या गेम को जितना है वो स्क्रम्बल करेगा और वो वहाँ से चला जाएगा। थर्ड हमारा आता है कि वो आपको कभी सुनेगा ही नहीं। अगर आप उसे कुछ समझा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उसके आपकी बातें उसके कान में नहीं जा रही, बट वो प्रिटेंड करेगा कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपको सुनने में, उसका ध्यान ही नहीं है वहाँ पे। उसकी एक्टिविटी जो होती है, फिज़िकल एक्टिविटी से आपको पता चल जाए कि वो मुझे सुन ही नहीं रहा, मैं उसको समझाऊँ कैसे? फोर्थ आता है, जो ज़्यादातर हमें कंप्लेंट्स मैम से मिलती हैं या टीचर से मिलती हैं या ट्यूशन टीचर से मिलती हैं, कि वो अपना होमवर्क है या क्लास वर्क है वो करना ही नहीं चाहता। करते-करते बीच में ही कहीं खो जाता है, या अगर वो खेलेगा भी तो एक ही प्ले को वो लंबे टाइम तक नहीं खेलता, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। अपना जितना भी अटेंशन और इंटरेस्ट है वो वहाँ पे ख़त्म कर देता है। फिफ्थ आता है हमारा कि अगर आप देखेंगे ना, तो उसके जितने भी टॉयज़ हैं या कोई भी उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, वो उसको ऑर्गेनाइज़्ड करके नहीं रखता। देखिए, एक तो वो बच्चा है तो वो नहीं रख सकता, बट स्टिल कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर चीज़ पसंद होती है, तो वो उसको बहुत सँभाल के रखते हैं, बट ये बच्चे ऐसा नहीं करते। सिक्स्थ सिम्पटम इसी से बेस्ड है कि वो अपनी चीज़ें गुम कर देते हैं। जैसे वो स्कूल में अपनी पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं भी मिसप्लेस कर देते हैं, कहीं भी रख देते हैं और वो भूल जाते हैं। उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि वो ऐसा कर रहे हैं। वो इंटेंशनली नहीं करते, बट वो जब कुछ भी करते हैं तो उनका माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उन्हें खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ पे अपनी चीज़ छोड़ के आ गया हूँ। 7 सिम्पटम आता है कि अगर वो गलती से होमवर्क करने बैठ भी गए, तो वो ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी बेल बज गई, किसी डॉगी की आवाज़ है या कोई भी साउंड क्रिएट हुई या कोई सामने से भी चला गया, तो वो अपना काम वहीं छोड़ के उसी एक्टिविटी के पीछे चले जाते हैं। 9th हमारा सिम्पटम आता है कि उनकी मेमोरी बहुत कम होती है। उनको समझाने में या पढ़ाने में थोड़ा हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक ही चीज़ को आप देखिए कि बाकी बच्चे के अकॉर्डिंग आप 4 बार समझा सकते हैं, पर इसको माइट भी आपको 10 बार समझाना पड़ता है। बट फिर अगर आप इसे नेक्स्ट डे पूछेंगे, तो वो ब्लैंक हो जाता है और वो बहुत सिली सा जवाब देगा कि मुझे नहीं पता। सिंपल, खत्म। उसे कोई टेंशन ही नहीं होती कि ऐसा करने से शायद सामने वाले को एंगर बढ़ेगा, वो मुझ पे गुस्सा उतार सकता है। उसने अपना काम किया, बोला और वहाँ से चला गया। ये थे वो 9 रूल्स। तो अगर इसमें से भी आपके कोई भी सिम्पटम मैच कर रहे हैं 6 और 7, तो माइट भी आपके बच्चे को एडीएचडी हो सकता है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे कॉजेज़ कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो ये जेनेटिक कॉज़ होता है जिसका इलाज मैक्सिमम किसी भी पैथी में नहीं होता, या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा प्रीमैच्योर है, उसको इंक्यूबेशन में रखा जाता है, तो कुछ मेडिसिन्स चलती हैं, तो माइट भी उसका कुछ काउंटर रिएक्ट होता है जिसकी वजह से बच्चे का थोड़ा-सा बिहेवियर चेंज हो जाता है, थोड़ा-सा ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है।
या फिर मैं कहूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर कोई स्टेरॉइड ले रही है तो उन बच्चों में ये भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। ये थे सारे कॉजेज़। अब आया कि ये डायग्नोज़ कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ़ एक सिम्पटम के बेस पे मैं क्लैरिफ़ाई नहीं कर सकती कि नहीं आपके बच्चे को एडीएचडी है ही। आपको इसके लिए अपने साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। वो आपके बच्चे का आईक्यू टेस्ट करेंगे और ईईजी टेस्ट करेंगे। देखिए ईईजी जो है वो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इसके थ्रू वो ये पता कर लेंगे कि जो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी उस टाइम कैसी है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, इस छोटी वीडियो में तो मेरे से नहीं बताया जाएगा, बट एक सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि वो टिप जो आपको थोड़ा शांत रखे, क्योंकि ज़्यादातर सिम्पटम हर माँ को अपने बच्चे में दिखते हैं। अब आया है वो टॉपिक जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, इस तरह के बच्चे ना अपने माइंड को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, वो जो हैं वो वैसे ही रहते हैं, भले वो स्कूल में हो, घर में हो या कहीं गेट टुगेदर जैसे फैमिली के साथ हो या अपने फ्रेंड्स के साथ हो या बाहर कहीं भी गए हैं। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है वो इस तरह का रिएक्शन, हाइपर एक्टिविटी का रिएक्शन माइंडली या फिजिकली सेम रखते हैं, अलग अलग नहीं होता। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, घर में उन ये ज़्यादातर सिम्टम उनमें मिलता है, पर जब वो स्कूल जाते हैं तो वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कुछ कुछ मेमोरी वीक हो सकती है बट स्टिल हाइपर एक्टिविटी जो है वो शांत हो जाती है। उस टाइम वो मैम को सुनते हैं, तो उनको एडीएचडी नहीं है, वो बच्चे का नॉर्मल बिहेवियर है जो कभी भी चेंज हो जाता है, उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ये टिप आप प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि हर बच्चा एक्टिव होता है। हर बच्चे में शायद हम लोगों से ज़्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए उनको हम बच्चा कहते हैं। तो उनको पहली बात, हर चीज़ में आप हर चीज़ में टोकेंगे ना तो वो कभी आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं। तो थोड़ी देर के लिए उनको फ्री छोड़ दीजिए। रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, बट हर बात पे नो, 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 इससे बच्चा आपको लगता है कि वो नो करेगा, ऐसा नहीं होता। वो काम ज़रूर करता है और वो और एक्स्ट्रा करता है ताकि उसको डाँट पड़ेगी, लेकिन उसको उसमें मज़ा आने लगता है। सबसे मेन चीज़ हो सके तो आजकल मैक्सिमम बच्चों को जो है वो साइकोलॉजी की प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन की वजह से। तो प्लीज़ जो मोबाइल का आर है, हो सके तो मोबाइल ही छुड़वा दीजिए, बट वो इतना ईज़ी टास्क नहीं होता, तो उसको प्लीज़ थोड़ा लिमिट कीजिए, क्योंकि इसकी जो वेव्स हैं वो उसके माइंड पे ऐसा असर डाल रही हैं कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बेबी से माइट बी वो एडीएचडी का बेबी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपने हर चीज़ का टाइम शेड्यूल बनाया है कि बच्चे आपको इस टाइम खाना है, इस टाइम खेलना है और इतने टाइम पे ही मोबाइल मिलेगा, तो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। हर बच्चा एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, बट एज़ ए मदर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई। तो प्लीज़ जो मोबाइल वाला आ रहा है, उसको अगर आप बंद नहीं कर सकते तो उसको लिमिट में लाइए, अदरवाइज़ उसकी आइज़ और ब्रेन दोनों इम्पैक्ट हो रहे हैं। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे आप डीएम करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में आपको इसकी मेडिसिन्स के बारे में भी बताऊँगी और कुछ होम्योपैथी ट्रीटमेंट तो होंगी ही उसके साथ, और कुछ होम रेमेडी या कुछ जर्नल एक्टिविटी जिससे आपके बच्चा कभी-कभार बिना मेडिसिन के भी ठीक हो सकता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू।